क्या हम ईवीएम्स पर भरोसा कर सकते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने ईमानदारी से ईवीएम्स की इंटेग्रिटी को बरकरार रखा है? अगर मैं आपसे कहूं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो आप क्या मुझे पाकिस्तान भेज दोगे? लेकिन मैं तो बस बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब का टाइटल बता रहा हूं आपको, जिस किताब में उन्होंने ईवीएम्स को भर भर के क्रिटिक किया था और पेपर बैलेट को दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड बुलाया था। और इस किताब को इंडोर्स किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं, बल्कि स्वयं एल के आडवाणी ने किया था। किताब का फॉरवर्ड भी भारत रत्न एल के आडवाणी ने तब लिखा था। अब आप इस बात को सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ईवीएम पर तो दोष लगाना कांग्रेस, आप, आरजेडी जैसे हरंटू पार्टीज का काम है, पर यह कोई फर्जी किताब नहीं है। बस बात इतनी सी है कि किताब 2010 में पब्लिश हुई थी, जब सरकार यूपीए की हुआ करती थी, बीजेपी ऑपोजिशन में। पर अब पासा पलट चुका है, बीजेपी सत्ता में है, ईवीएम पर पूरे तरीके से अब वो विश्वास रखती है। ठीक जैसे मोदी पहले जीएसटी का विरोध किया करते थे, भरे पार्लियामेंट में मनरेगा का उन्होंने मजाक उड़ाया था, अब बात उल्टी तरफ चली गई है। 2 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा जन सैलाब दिखने को मिला। कोई बड़ी पार्टी ने इसे ऑर्गेनाइज नहीं किया था, बल्कि इंडिपेंडेंट नागरिक संगठन और एडवोकेट्स ने मिलकर एक नारा लगाया, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। यह नारा आपके टीवी स्क्रीन पर नहीं पहुंचा, क्योंकि गोदी मीडिया ने इसे पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया। गोदी मीडिया को आपके मन में दंगे भड़काने से फुर्सत तो मिले। गोदी मीडिया तो आपको यह भी नहीं बताएगी कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछले 9 सालों में हर रोज 30 किसानों ने आत्महत्या की। मगर कंप्लीट ब्लैकआउट के बावजूद, डिस्ट्रैक्शन के बावजूद, देश की जनता ईवीएम पर चर्चा जरूर चाहती है। रिग या नहीं, लेकिन चर्चा जरूर चाहती है। चंडीगढ़ मेयोरल इलेक्शन वाली वीडियो में हमने आपको एक चैलेंज दिया था कि अगर आपने हमें 56,000 कमेंट्स लिख दिए, सिर्फ ईवीएम लिखकर 56,000 कमेंट्स अगर आपने लिखे, तब हम आपके लिए पूरा ईवीएम डिबेट को सिंप्लीफाई तरीके से काला चिट्ठा खोल देंगे कि क्या इशू है ये। आपने तो 60,000 से ज्यादा कमेंट्स डाल दिए, तो एपिसोड तो बनता है। इसीलिए भी एपिसोड बनता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के मुद्दे पर अभी सुनवाई चल रही है, और हम आशा करते हैं कि चंडीगढ़ मेयोरल इलेक्शन और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तरह ईवीएम ट्रांसपेरेंसी के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक जजमेंट दे, और वो भी लोकसभा इलेक्शन से पहले। मुमकिन है, उस पर आते हैं अभी। लेकिन आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे, क्या ईवीएम हैक हो सकते हैं? ईवीएम पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या सच्ची में 20 लाख ईवीएम गुमशुदा है? क्या सच्ची में हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है? क्या यह बात सही है कि इलेक्शन कमीशन मौन व्रत धारण कर बैठी हुई है? क्या पेपर ट्रेल जैसी सिंपल डिमांड को कोर्ट मान्यता दे पाएगी? ये सारी चीजों का जवाब जानते हैं आज के एपिसोड में। लेकिन उससे पहले एक बटन और भी दबाना बहुत जरूरी है, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। सबसे पहले जल्दी से यह समझना जरूरी है कि पेपर बैलेट और ईवीएम के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। यह कॉन्टेक्स्ट होना थोड़ा जरूरी है, थोड़ा सा हिस्ट्री लेसन। इसीलिए पहले पेपर बैलेट के सिस्टम को समझ लेते हैं। वोटर खड़ा होता था लाइन में, आईडी चेक होता था, फिर वोटर को एक बैलेट पेपर दिया जाता था, उसके साथ वो पोलिंग बूथ में जाता था, बैलेट पेपर पे अपने फेवरेट कैंडिडेट के सामने स्टैंप लगाकर बैलेट बॉक्स में पेपर को डाल दिया जाता था। वोटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ये बैलेट बॉक्सेस को स्ट्रांग रूम लिया जाता था। स्ट्रांग रूम में पहरेदारी होती थी, और फिर गिनती के दिन कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव के सामने काउंटिंग हो जाती थी। अगर स्टैंप कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग या गलत तरीके से लगाया जाता, तो ऑफिशियल्स और रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने उसी मैटर को वहीं सुलझा दिया जाता था। अब इसमें काफी दिक्कतें आती थी। हिस्टोरिकली हमारे देश में गुंडे वोटिंग के टाइम पर बैलेट स्टफिंग कर सकते थे, स्ट्रांग रूम पर मैनिपुलेशन किया जा सकता था। बैलेट स्टफिंग और इलेक्शन फ्रॉड के बहुत सारे समस्या आ चुकी है हमारे डेमोक्रेसी में। बंगाल की अगर हम बात करें तो पंचायत इलेक्शन में आज भी बैलेट बॉक्स स्टफिंग होती है और बैलेट बॉक्सेस ही गायब कर दिए जाते हैं। इसीलिए टीएन सेशन के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना शुरू किया। पहली बार मशीन्स को 1999 के इलेक्शंस में गोवा में इस्तेमाल किया गया, और 2004 से जनरल इलेक्शंस यानी लोकसभा इलेक्शंस पर हम लोग ईवीएम्स इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट जनरेशन ईवीएम्स हुआ करते थे, उनसे छेड़छाड़ थोड़ी सी मुश्किल थी। वो रीप्रोग्रामेबल चिप्स के साथ नहीं आते थे। 2014 से वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल या वीवीपैट भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब इस ईवीएम वीवीपैट के सिस्टम में वही लाइन होता है, वही आपका आइडेंटिफिकेशन होगा। फिर आप जाते हैं पोलिंग बूथ के अंदर, जहां आपको 2 चीजें दिखाई देती हैं, बैलेट यूनिट और वीवीपैट मशीन।
पोलिंग बूथ के बाहर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डेस्क पे एक कंट्रोल यूनिट होता है जिसका एक बटन दबाकर ऑफिसर आपका बैलेट यूनिट एक्टिवेट कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे वो वाला यूनिट एक्टिव होता है, कोई भी बटन दाब दे, वो कंट्रोलिंग यूनिट जो बाहर से है वहीं से एक्टिवेट होता है। आपके बैलेट यूनिट पर सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम या निशान, चुनाव चिन्ह जो भी मौजूद होता है। आप अपने फेवरेट कैंडिडेट के साइड में बटन प्रेस करते हो, बटन के एक साइड पर एलईडी लाइट चमकती है और आपका वोट रजिस्टर होता है। उसके तुरंत वीवीपैट मशीन के साथ एक छोटी सी पर्ची निकलती है जिसमें आपके कैंडिडेट का नाम, चुनाव चिन्ह या सीरियल नंबर होता है। यह पर्ची 7 सेकंड तक आपको नजर आती है। काला रंग का डब्बा है, लाइट जलती है, 7 सेकंड तक आपको अपनी पर्ची नजर आती है, फिर लाइट बंद हो जाता है और फिर अपने आप ही यह पर्ची एक डब्बे में गिर जाती है। और यह बात इंपॉर्टेंट है कि पर्ची गिरती है या नहीं, यह लाइट 7 सेकंड तक क्यों जलता है, यह पर्ची आपके हाथ में क्यों नहीं आती है, यह सारे सवाल याद रखिएगा, बात पर इस पर सर्कल अराउंड करते हैं क्योंकि इसी मुद्दे पर ही एक बहुत बड़ा इशू टिका हुआ है। इस ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में सारे अब वोट्स स्टोर हो गए। आपने वोटिंग कर दिया, सारे लोगों ने कर दिया। वोटिंग के बाद ईवीएम्स के साथ वही प्रोसीजर फॉलो होता है जो बैलेट बॉक्सेस के साथ हुआ करता था। उन पर एक सिक्योरिटी सील लगती है, उन्हें स्ट्रांग रूम लिया जाता है, वहां पहरेदारी होती है और काउंटिंग के दिन कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव्स और ईसी के अफसर के सामने सील की चेकिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है। काउंटिंग के लिए कंट्रोल यूनिट में एक बटन होता है जो खुद ही वोट्स की काउंटिंग करके रिजल्ट दिखा देता है कि एक बॉक्स में, एक कंट्रोल यूनिट में किसको कितने वोट गए। अगर कुछ गड़बड़ लगी, जैसे टोटल नंबर ऑफ वोट्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पोलिंग डे के हिसाब से मैच नहीं होती है या कंट्रोल यूनिट क्रैश हो जाता है या वीवी, तो फिर वहां जाकर ये वीवीपैट स्लिप्स की मैनुअल काउंटिंग होती है। तो ये पेपर की जो पर्ची होती है वो एक बैकअप होती है। अगर किसी कैंडिडेट या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को शक होता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है तो वो भी वीवीपैट काउंटिंग की अर्जी डाल सकते हैं, लेकिन अभी सिस्टम ऐसा है कि वो अर्जी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी उस पर क्लैरिटी नहीं है। ईसी ने अलग अलग प्रोसीजर्स भी तैयार किए हैं इलेक्शन फ्रॉड कम करने के लिए। ईसी का दावा है कि ईवीएम के मैन्युफैक्चर में कोई पॉलिटिकल इंफ्लुएंस नहीं होता है, एकदम भरोसेमंद टेस्टिंग की जाती है ईवीएम्स पर और हर मशीन पर जीपीएस चिप भी होता है और चुनाव से पहले कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर, बूथ लेवल पर ईवीएम रैंडमाइजेशन होता है, यानी किसी को मालूम नहीं कि कौन सा ईवीएम कौन से बूथ पर जाने वाला है। उसके ऊपर हर ईवीएम मशीन इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के साथ वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, यानी हैक करना भी है तो हर ईवीएम को अलग से हैक करना पड़ेगा। और हर चुनाव के बाद हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के 5 रैंडम ईवीएम्स में मशीन के रिजल्ट्स को वीवीपैट, जो पर्ची बताया काउंटिंग स्लिप, उससे मैच किया जाता है। ईसी के हिसाब से इतने स्टेप्स लेने के बाद ईवीएम को हैक करना और इलेक्शन को इफेक्टिवली चेंज करना नामुमकिन है। यह नामुमकिन शब्द सुनकर ही बस गड़बड़ लगती है, क्योंकि हम वो देश हैं जहां अच्छे से अच्छे सिक्योरिटी फीचर का जुगाड़, हैक हम निकाल सकते हैं। अरे 1600 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिक गए, असंवैधानिक घोषित कर दिए गए 5 साल बाद, और हम कह रहे हैं कि हैक नहीं हो सकता है। यहां हमने पूरा इलेक्टोरल सिस्टम ही हैक करके रखा था। चंडीगढ़ मेयोरल इलेक्शन में धांधली हुई, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने की, जो कि इंडिपेंडेंट होना था, लेकिन कैमरा के सामने धांधली हुई। तो इलेक्शन कमीशन को भी उसका भी अंधभक्त बनने की कोई जरूरत नहीं है। फैक्ट्स के आधार पर समझते हैं कि अगर ईवीएम सच्ची में इतने सेफ हैं तो ईसी साफ साफ सामने क्यों नहीं आती है, साफ साफ जवाब क्यों नहीं देती है, और क्यों कोर्ट्स को डेमोक्रेसी के खातिर कुछ कड़े सवाल पूछने चाहिए इलेक्शन कमीशन से। और ये सबसे जरूरी है कि ये डाउट्स और ये सवाल क्या है। याद रखिए, ये मुद्दा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का नहीं है। जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी उन्होंने भी ईवीएम की कड़ी आलोचना की थी, अब बाकी पार्टीज कर रहे हैं। मुद्दा पार्टीज का नहीं, मुद्दा देश की डेमोक्रेसी का है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का है। और इसीलिए जरूरी है कि भाई हम ये जान पाएं और सुप्रीम कोर्ट भी ये इंश्योर करे कि हमारा जो मनपसंद कैंडिडेट है वही जीत रहा है, ना कि कोई बीच में टेक्निकल गोचा। 3 पैमाने जरूरी हैं अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं: ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस। जब इन पे हम ईवीएम को परखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। लेकिन जब हम इन 3 मुद्दों पर देखते हैं तो 6 क्रूशल सवाल आते हैं, और ये 6 सवाल समझने बहुत जरूरी है। उसके बाद सॉल्यूशंस की बात करेंगे। पहला सवाल जो उठता है वो है ईवीएम मैन्युफैक्चरर्स के इंडिपेंडेंस पर।
इलेक्शन कमीशन ईवीएम खुद नहीं बनाती है। देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की दो ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो ईवीएम मैन्युफैक्चर करती हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ईसीआईएल। इनको छोड़कर किसी और के पास लाइसेंस नहीं है, हक नहीं है कि वो ईवीएम बनाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारी उसी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं जिस तरीके से ईडी इंडिपेंडेंट है आज के जमाने में। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी, इसमें कौन गारंटी देगा? अच्छा चलिए ठीक है, अब इतना भी क्या नेगेटिव होने की जरूरत है। शायद ये सरकारी कर्मचारी दिल से बिल्कुल साफ हैं, इन्हें किसी तरीके का प्रेशर नहीं दिया जा सकता। पर बीईएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कर्मचारी तो दिल से ही बीजेपी के निकले। एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे चार ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनका खुल्लम खुल्ला बीजेपी के साथ कनेक्शन है। कुछ तो बीजेपी के ऑफिस बेरर्स रह चुके हैं। इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है और सरकार ने इसे अलाउ क्यों किया है? कोई नहीं। ईसी के मुताबिक बहुत सारी इंडिपेंडेंट टेस्टिंग तो होती है, तो चाहे किसी का दिल साफ हो या नहीं, ये टेस्टिंग तो सच्चाई सामने ले आएगी। और यहां आता है दूसरा सवाल, ये सच में टेस्टिंग इंडिपेंडेंट है या नहीं है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो दावा करती है वो है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकते, और वो इसी टेस्टिंग के बदौलत ये दावा करती है। अब टेस्टिंग देख लेते हैं। ये टेस्टिंग दो लेवल पर होती है। एक स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टरेट या एसटीक्यूसी के द्वारा। ये आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री की एक डायरेक्टरेट है, यानी एक सरकारी एजेंसी है। ईवीएम बनाने वाला सेंट्रल कंपनी, टेस्टिंग करने वाली सेंटर की एजेंसी। ये इंडिपेंडेंट टेस्टिंग किस मल्टीवर्स में है? दूसरे लेवल की टेस्टिंग करती है ईसी की टेक यानी टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमिटी। इस कमिटी में 4 एक्सपर्ट प्रोफेसर मौजूद हैं। अच्छी बात है, लेकिन वेंकटेश नायक एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने उन्होंने टेक की पड़ताल की। पता चला कि ये चारों प्रोफेसर जो हैं वो वीवीपैट के पेटेंट डॉक्यूमेंट्स में इन्वेंटर की तरह लिस्टेड है, यानी जिन लोगों ने वीवीपैट बनाया है उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दी गई है कि भाई पता लगाओ ये ठीक ठाक काम कर रहे हैं या नहीं। माने जो पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, जिसने पेपर सेट किया है, वो एक ही बंदा है। ये हाल है हमारे देश में इंडिपेंडेंट टेस्टिंग का। कहां से इंडिपेंडेंट टेस्टिंग हुई? उनकी नियत की बात नहीं है, पर थर्ड पार्टी टेस्टिंग तो होनी चाहिए थी। इससे आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर, सोर्स कोड। और यह ट्रांसपेरेंसी ना होना एक ठोस पैटर्न बन चुका है। इस पैटर्न में सबसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन देश के नागरिकों से छुपाया जा रहा है, और वो है इस ईवीएम का सोर्स कोड। सोर्स कोड यानी वो प्रोग्रामिंग जिस कोड से ईवीएम चलता है। माने आप जो बटन दबाओगे उससे वोट कहां जाएगा। ये कोड वही दो सेंट्रल गवर्नमेंट संस्था के संस्कारी बनाते हैं। बात बहुत सिंपल है, हमारे देश की डेमोक्रेसी इस सोर्स कोड के बुनियाद पर चलती है। इसमें अगर हेरा फेरी हुई तो डेमोक्रेसी में भी हेरा फेरी हुई। दुनिया में बहुत कम देश बाकी रह गए हैं जो ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं आंख बंद करके, और वो ट्राई करके वापस आ चुके हैं पेपर बैलेट पर। मगर जो देश आज भी ईवीएम यूज करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, वो इस सोर्स कोड को सबके सामने खोल देते हैं। ओपन सोर्स कोड बना दिया जाता है, पब्लिकली अवेलेबल कर दिया जाता है। लॉजिक यह है कि अगर कोड ओपन सोर्स है तो पब्लिक हैकाथॉन्स के जरिए, एक्सपर्ट्स के जरिए कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी अगर वीक स्पॉट हो तो उसे आइडेंटिफाई किया जा सके और एक बेहतर स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन सके। याद है ना, बोला तो पहले भी यह गया था कि आधार डेटा कैन नॉट बी हैक्ड। अब आए दिन आधार बेस्ड स्कैम होते हैं, क्योंकि जो कोड है वो अगर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के पास है और यूनियन मिनिस्टर उनका बॉस है, तो उन तक ये कोड पहुंचना ये कोई लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन नहीं है। सिर्फ हमारा आरोप नहीं है, भाजपा सांसद अपनी किताब में भी ये बात कह चुके हैं। यानी कोड को सीक्रेट रखना इतना पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है कि कोई उस पर प्रेशर ना डाले। बाय द वे, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज ऑब्जर्व किया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, कि सरकार जान सकती थी कि किसने कितने पैसे दिए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाज नॉट अनोनिमस। सरकार को पता होता है कि कौन किसको पैसा दे रहा है। ईसी कहती है सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है, पर इस पर क्लैरिटी नहीं है कि क्या ईसी ये टेक को खुद सोर्स कोड पता है या नहीं है। यानी देश की डेमोक्रेसी की रखवाली करने वाला जो कोड है सिर्फ कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के इंजीनियर्स के पास है, जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भाजपा के लोग वहां बैठे हुए हैं। सवाल हार्डवेयर पर भी आता है। चलिए, सॉफ्टवेयर परफेक्ट है, हार्डवेयर का क्या? 2018 में मनोरंजन रॉय ने एक आरटीआई फाइल किया कि बीईएल और ईसीआईएल, ये जो सरकारी कंपनीज हैं, इन्होंने ईसी को कितने ईवीएम सप्लाई किए। बीईएल ने कहा कि हमने ऑलमोस्ट 20 लाख डिलीवर किए।
ECIL ने कहा कि हमने भी ऑलमोस्ट 20 लाख डिलीवर किए ईवीएम्स। पर मनोरंजन ने ईसी से सवाल पूछा तो पता चला कि आपने कितने ईवीएम प्रोक्योर किए हैं, और यहां उन्हें एक भयंकर घोटाला समझ में आया। ईसी के मुताबिक उन्होंने ECIL से लगभग 10 लाख ईवीएम और BEL से 10 लाख ईवीएम मिले उन्हें, यानी ऑलमोस्ट 20 लाख ईवीएम गायब। ये गए कहां, ये समझ में नहीं आया। ये ईवीएम किस एमपी के गैराज में पहुंचे, किस क्रिमिनल के पास पहुंचे, या ये कोई क्लरिकल एरर था? ईसी ने इस बात पर कोई क्लैरिटी नहीं दी, कोई जवाब नहीं दिया। बस रिप्लाई में ये कह दिया कि ये हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पत्रकार, ये आर्टिकल अपने यहां से आप हटा दीजिए। 20 लाख ईवीएम का हिसाब चूक है या नहीं, इस पर हम चुप्पी रखेंगे। और इसी चुप्पी पर ही तो एक प्रॉब्लम है। और ये सवाल बाय द वे बीच बीच में आज भी उठता रहता है कि भाई इसकी छानबीन करनी चाहिए कि ये ईवीएम गए कहां। और यही प्रॉब्लम है कि अगर आपका दामन साफ है तो इतना कतराते क्यों हो, इतना डरते क्यों हो? और यही लाती है हमें पांचवें सवाल पर, साइड चैनल अटैक्स, यानी किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए हैक करना। मशीन में कोई छेड़छाड़ जरूरी नहीं है, स्ट्रांग रूम के आसपास से भी यह हैक हो सकता है। यह हम खुद नहीं कह रहे हैं। सिटीजंस कमीशन ऑन इलेक्शन, CCE, ये एक सरकारी कमीशन नहीं है, इंडिपेंडेंट सिटीजंस कमीशन है। इन्होंने कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट से बात की। यहां इनमें एक सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज भी मौजूद हैं। उन्होंने 2021 में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट में साफ तरीके से यह दिखाया गया कि दुनिया भर में कैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को साइड चैनल अटैक के द्वारा हैक किया जा सकता है। इंटेल के प्रोसेसर्स को भी इस तरीके से हैक किया गया। और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहती है कि भैया वोटर रजिस्ट्रेशन और ट्रेन टिकट बुकिंग की हम ढंग से वेबसाइट नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा एक मशीन बनाया है ऐसे चिप्स के साथ जिन्हें इंटेल विंटेल तो छोड़ो, कोई हाथ तक नहीं लगा सकता है, जिसे कोई हैक नहीं कर सकता है। और यहां पर फाइनल और छठा सवाल आता है कि ऐसे अटैक्स में कितने ईवीएम्स हैक किए जा सकते हैं। ईसी का कहना है कि हमारी मशीन्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो आपने अगर रेडियो हैकिंग की भी तो भाई वो तो हर मशीन पर आपको अलग अलग जाना पड़ेगा ना। ऊपर से हर असेंबली सीट में 5 रैंडम ईवीएम्स को वीवीपैट से मैच कराना जरूरी है, तो कुछ अगर गड़बड़ी हुई तो पकड़ी जाएगी। पर क्या बस इतना काफी है? देखिए, किसी इलेक्शन को उसका जो रिजल्ट है उसको मैनिपुलेट करने के लिए आपको सारी ईवीएम्स को हैक करना जरूरी नहीं है। ज्यादातर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 200 से 300 के आसपास ईवीएम होते हैं। हालांकि तेलंगाना के चुनाव में 11 ऐसी सीट्स थी जहां विनिंग मार्जिन 5000 से भी कम था। ऐसे क्लोज सीट्स में आपको सिर्फ 4-5 ईवीएम्स को मैनिपुलेट करने की जरूरत है। अब सोचिए 20 लाख मिसिंग ईवीएम्स भी हैं, उसमें से 3-4 ऐसे सीट्स अगर आ गए तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसे में सिर्फ 5 ईवीएम्स की वीवीपैट मैचिंग करना भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो मार्जिन जब क्लोज होगा तो आपको 50% से ज्यादा मैचिंग करना जरूरी है अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने सिस्टम पर। और यही चीज CCE ने भी अपने रिपोर्ट में दर्शाई थी कि ये जो वीवीपैट मैचिंग है, हमें ब्लाइंडली एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें पेपर ट्रेल को मैच करना चाहिए। ये सारी जो संभावनाएं हैं ये कंस्पिरेसी थियरी नहीं है। आप इसे कंस्पिरेसी थियरी मत समझिए, क्योंकि ये हो चुका है। अगर आप 2019 चुनाव की अगर आप बात करें, टोटल वोट्स पोल्ड और टोटल वोट्स काउंटेड, यानी कितने वोट्स डले और कितने वोट्स गिने गए काउंटिंग डे के दिन, पूरे के पूरे 373 सीट्स में मिसमैच हुआ। कुछ जगह 10,000 वोट से ज्यादा का मिसमैच था। यह कोई छोटा मोटा ग्लिच नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स में ग्लिच है और कुछ जगह जैसे मैंने बताया 10,000 तक का की ग्लिच। अब इसके कई रीजन हो सकते हैं। सोर्स कोड में प्रॉब्लम हो सकता है, सिस्टम क्रैश हो सकता है, मिसिंग ईवीएम हो सकता है, रेडियो हैकिंग हो सकता है, किसी डायरेक्टर साहब की करतूत हो सकती है। पर ठीक से अगर आप देखें, कम से कम ईसी को सफाई तो देनी चाहिए थी, क्लैरिफिकेशन तो करना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन तो करना चाहिए था। पर जब जर्नलिस्ट ने सवाल उठाया इस समय इस ईसी तो ईसी का जवाब क्या था कि नहीं 373 सीट्स में ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा ईसी ने अपने वेबसाइट से इस वोटर टर्नआउट का डेटा ही हटा दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई डेलिबरेट हैकिंग हुई है, मास स्केल हैकिंग हुई है। हमारा तो ये मानना है कि मास स्केल हैकिंग हो भी नहीं सकती है। लेकिन प्रॉब्लम है कि ईसी ऐसे छुप छुप के क्यों काम कर रही है, जवाब क्यों नहीं दे सकती है। अरे कम से कम बता तो दो क्या हुआ। आपको हम कुछ कहते हैं। अगर इतनी सारी छेड़छाड़ हो सकती है, हो रही है, डेटा दिख रहा है, एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, अरे तो बीजेपी कांग्रेस छोड़िए, क्या गारंटी है कि चाइना हमारे इलेक्शंस में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। सवाल तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ईसी के पास जवाब बहुत कम है। और यहां मैं फिर से बता देता हूं, कंस्पिरेसी थियरिस्ट वाले थोड़े अपसेट हो जाएंगे,
लेकिन हम ये नहीं मानते हैं देशभक्त पर कि पूरे देश में ईवीएम्स को हैक किया जा सकता है। लेकिन ईवीएम पर जो सवाल खड़े किए गए हैं उस पर भी जवाब नहीं दिए गए हैं, और सवाल तो बनता है। सवालों के जरिए ही लोकतंत्र और मजबूत होता है। और सवाल तो क्या है, लेकिन आप बोलोगे सॉल्यूशंस क्या है। चलो ठीक है, हम मान लिया तुमने इतने सारे सवाल उठा लिया, ठीक है भाई। अगर आप मानते हो कि ये सवाल हैं, जायज हैं, सॉल्यूशंस पर भी देख लेते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो बीईएल जैसे जो सरकारी कंपनीज हैं जो ईवीएम्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उनमें से बीजेपी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को हटाना चाहिए। सवाल ही नहीं हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर इलेक्शन कमीशन या फिर ईवीएम्स के आसपास भी भटके। ईवीएम्स के सोर्स कोड को ओपन एक्सेस बनाइए ताकि टेस्ट किया जा सके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मार मार के टेस्ट किया जा सके बिना रिस्ट्रिक्शंस के। ये नहीं कि आप हाथ नहीं लगा सकते हो। हैकाथॉन्स कराइए, आप हैकिंग कॉम्पिटिशंस कराइए, आप पोलिंग 3-4 हफ्तों के अंदर नहीं, जल्दी जल्दी कराइए ना, जिससे ये धांधली, ये स्ट्रांग रूम में रखना, इतना 1 महीना स्टोर करना, ये सब चीजें कम हो। जिससे ये अगर रेडियो जैमिंग डिवाइसेस से कोई कुछ करने की कोशिश करे तो फिर स्ट्रांग रूम के आसपास, हर स्ट्रांग रूम के सामने सीसीटीवी कैमरा 24 आवर मॉनिटरिंग करवाइए, ताकि चंडीगढ़ की तरह अगर कोई ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो कम से कम वोटर को साफ साफ दिख जाए, देश को साफ साफ दिख जाए। लेकिन अग्रीड, इन सब में बहुत टाइम लगेगा। इलेक्शन कमीशन कहेगी कि ये सब कराने में तो 2-4 साल लग जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म करते हैं। एक काम कर लीजिए आप कि हम वीवीपैट स्लिप्स को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अभी ऐसा होता है कि आपने जो बैलेट यूनिट में जो आपने बटन दबाया तो वीवीपैट, ये जो काला बक्सा है, 7 सेकंड के लिए बस पर्ची दिखाएगा, लाइट उसके बाद बंद हो जाएगी और वो अपने आप ये स्लिप को डब्बे में डाल देगा। अब ये डब्बे में पर्ची जाती है, रिसाइकल होती है, इस पर बहुत डिबेट है। सिटीजंस ग्रुप ये डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम ये पर्ची आप वोटर के हाथ में दे दो। अगर सही कैंडिडेट की पर्ची हाथ में आती है तो उस कैंडिडेट को जिसने उसे वोट दिया है, तो वोटर एक बैलेट यूनिट में कॉन्फर्मेशन बटन दबा देगा, पीप, कि भैया ठीक है, आई एम हैप्पी वोटर, मैंने वोट सही रजिस्टर किया है। और फिर यही पर्ची वो एक बैलेट बॉक्स में डाल देगा, जिससे वो पेपर ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो जाए, उसे दिखेगा भी और ये बैलेट बॉक्स पे भी जाएगा। 100% ट्रांसपेरेंट। उसके बाद जब काउंटिंग होगी तो ईसी वीवीपैट की पर्चियों को भी गिने। 100% ईवीएम काउंट को वीवीपैट मैच होना चाहिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन, 4 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे। यार 5 साल की सरकार हम चुन रहे हैं, T20 का गेम तो नहीं चल रहा है कि हमें उसी दिन उसी घंटे इलेक्शन का नतीजा चाहिए। इलेक्शन तो करवाओगे आप 1-1 महीने, 7-7 फेजेस में, लेकिन रिजल्ट आपको 5 घंटे के अंदर देना किसने देना भैया? नहीं चाहिए हमें 5 दिन में भी रिजल्ट मिल जाए, लेकिन 100% एकदम खरा रिजल्ट चाहिए। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी ने भी कहा है कि 100% वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए, पेपर ट्रेल की काउंटिंग होनी चाहिए। एसवाई कुरैशी भी हमारे तरह मानते हैं कि ईवीएम्स को मास स्केल हैकिंग तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम 100% काउंटिंग करें पेपर ट्रेल का तो कोई नुकसान नहीं है, डेमोक्रेसी और मजबूत होती है। इसी ने कहा है कि नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ये करना माने स्पिरिट ऑफ ईवीएम के खिलाफ है, और उसे किया तो हम फिर से बैलेट पेपर की तरफ वापस चले जाएंगे, ये रिग्रेसिव कदम होगा। वाह भाई, स्पिरिट ऑफ ईवीएम। भाई स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में भी 2 बात सोच लीजिए। कई प्रोग्रेसिव डेवलप्ड देश हैं जिन्होंने ये रिग्रेसिव कदम उठाया है, इसी को मालूम होना चाहिए। जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ। अच्छा ठीक है, मान लिया इंडिया में ऐसे कंडीशंस नहीं है, इंडिया बहुत विशाल देश है, सब जगह बैलेट पेपर नहीं ला सकते हो, मान लिया। पर अगर ईवीएम में प्रॉब्लम्स इतनी आ रही हैं जिनका ईसी के पास कोई क्लियर जवाब नहीं है, तो 100% वीवीपैट मैचिंग करा लो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो जाएगा। हर दिन हम पासवर्ड की 2 स्टेप वेरिफिकेशन की बात करते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर, तो इलेक्शन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम है? अरे बूथ लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी करो, हैक प्रूफ पेपर ट्रेल बना दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ईवीएम तो छोड़ो, सरकार तो ईसी को ही हैक करने में बिजी हुई है। पहले इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन कोर्ट ने कहा कि 3 लोगों के पैनल से किया जाएगा, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लॉजिक भी था, बात भी सही थी, चेक एंड बैलेंस भी रहता। भाजपा सरकार उसके बाद एक ऐसा एक्ट ले आती है पार्लियामेंट में जिसके चलते चीफ जस्टिस को पैनल से साइड कर दिया और बोला गया कि सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके नॉमिनेटेड एक यूनियन मिनिस्टर और एक ऑपोजिशन लीडर जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनेंगे। माने भाजपा सरकार जिसे चाहेगी वही इलेक्शन कमीशन में जाएगा। ये वही कांड हो रहा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ हुआ था, असंवैधानिक। सवाल यह है कि क्या चंडीगढ़ मेयोरल इलेक्शन और इलेक्टोरल बॉन्ड, 2 बड़े बड़े फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट
ईवीएम्स के मामले पर एक ऐसा सिंपल और ऐतिहासिक फैसला दे जो बोले कि ईवीएम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिकली वोट कराइए, लेकिन ईवीएम्स को पेपर ट्रेल से मैच कराइए जिससे कोई हमारी डेमोक्रेसी पर सवाल ना उठा पाए। क्योंकि हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि हम अपने इलेक्शंस पर इतना गर्व करते हैं, तो एक छोटा सा कदम अगर सुप्रीम कोर्ट लेती है तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा वो कदम होगा। ये एपिसोड काफी एक्सटेंसिव था, अगर बीच में आप सो गए तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन अगर आपने ये एपिसोड अंत तक देखा है, इतना लंबा एपिसोड, और अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बटन दबाना तो आपके लिए भी बहुत जरूरी रहता है। सब्सक्राइब बटन दबाना जरूरी रहता है। देशभक्त को जरूर सपोर्ट करिए। ये लंबे लंबे एपिसोड बनाना इतना आसान नहीं होता है, आपका सपोर्ट इसके लिए बहुत जरूरी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।